हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लेटेंट व्यू एनालिटिक्स से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी न्यूज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जिस न्यूज की वजह से हमें पिछले ट्रेडिंग डे यानी कि 28 मार्च को इस स्टॉक के शेयर प्राइस में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली थी। अप्रॉक्स 10% की तेज़ी देखने को मिली थी। तो चलो जानते हैं ऐसी वो कौन सी न्यूज़ थी जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा तेज़ी हमें इसके अंदर देखने को मिली है। एंड इस कंपनी के बारे में भी जानेंगे कि ये कंपनी किस प्रकार का बिजनेस करती है, कैसा इनका परफॉर्मेंस रहा है पास्ट में, साथ ही साथ इनके फ्यूचर के भी ग्रोथ के लिए थोड़ी सी समझेंगे कि क्या चांसेज है कि ये फ्यूचर में इनको ग्रोथ मिल सकती है या नहीं। ये सारी चीज़ों के ऊपर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर आप सभी को कोई भी रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस नहीं दी जाएगी कि यहाँ पर आप लोग इन्वेस्टमेंट करो। तो यहाँ पर जो भी स्टॉक के बारे में चर्चा की जा रही है वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो कोई भी रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस मत समझना। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करनी है या फिर खुद से रिसर्च करनी है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो गाइस, यहाँ पर न्यूज एक देख सकते हो आप, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स सर्च 7%। ठीक है, 7% नहीं, यहाँ पर अप्रोक्स थी 9.88%। ठीक है, सर्च 7% ऑन बोर्ड नोड टू एक्वायर 100% स्टेक इन डिसीजन पॉइंट। डिसीजन पॉइंट एक कंपनी है जिसके अंदर इन्होंने 100% का इक्विटी यहाँ पर खरीद लिया है। लेटेंट व्यू ने डिसीजन पॉइंट के अंदर इन्वेस्ट किया है और 100% जो इक्विटी होती है, आउटस्टैंडिंग जो शेयर होते हैं उसमें 100% का इक्विटी खरीद लिया है। ठीक है, तो ये न्यूज आई है। अब डिसीजन पॉइंट जो है कंपनी, ये भी आईटी की कंपनी है और ये भी जो है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, ये भी आईटी की कंपनी है। दोनों लगभग सेम प्रकार की कंपनी है। ठीक है, तो लेटेंट व्यू एनालिटिक्स ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है डिसीजन पॉइंट के अंदर। यही न्यूज आने की वजह से यहाँ पर हमें लेटेंट व्यू एनालिटिक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली थी। लगभग 10% की तेज़ी देखने को मिली थी। ठीक है, 28 मार्च को। अभी देखो, डिसीजन पॉइंट जो है वो भी काफ़ी पॉपुलर कंपनी है, लेकिन ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। तो डिसीजन पॉइंट भी काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो कर रही है। तो डिसीजन पॉइंट अब अगर ग्रो करेगी आगे, तो चूंकि ये भी एक शेयर होल्डर बने हुए हैं लेटेंट व्यू, तो इनको भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिलने के चांसेस हैं लेटेंट व्यू को। और ये जो इन्वेस्टमेंट की न्यूज आई, इसी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली लेटेंट व्यू एनालिटिक्स के स्टॉक के अंदर। ठीक है, यहाँ पर देखो न्यूज में वही सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर चलो और भी चीज़ों को हम देख लेते हैं। तो देखो, सिंपली वही सब चीज़ें यहाँ पर भी लिखी हुई है। ठीक है, उतना क्या बार बार बोलना, सिंपल तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर, द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट मीटिंग हेल्ड ऑन मार्च 28 अप्रूव द स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट फॉर द एक्विजिशन ऑफ अप टू 100% टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ डिसीजन पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड इन मल्टीपल ट्रांचेस, लेटेंट व्यू सेड इन अ फाइलिंग टू द स्टॉक एक्सचेंजेस। तो लेटेंट व्यू ने ये खुद मतलब एक लेटर देकर स्टॉक एक्सचेंजेस को बताया था कि यहाँ पर हमने एक्विजिशन किया है डिसीजन पॉइंट के अंदर 100% का। ठीक है, इक्विटी यहाँ पर खरीदा गया है। ये सारी चीज़ें 28 मार्च को यहाँ पर हुआ था। ठीक है, और देखो, कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट मीटिंग हेल्ड ऑन 28 मार्च को मीटिंग किए थे एंड उसके बाद लेटर भेजा गया था हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस के पास, एनएससी एंड बीएसई में, और उसमें भी वही चीज़ें लिखी हुई थी। ठीक है, लेटेंट व्यू विल कंप्लीट द एक्विजिशन ऑफ 20% इक्विटी शेयर कैपिटल ऑन अ फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस within 90 days of executing the transaction documents. The cost for acquiring this portion stands at $39.1 million, approximately 326 करोड़। तो यहाँ पर देखो, अभी 20% का जो इक्विटी शेयर है वो खरीदा गया है। बाकी के जो 30% हैं वो जून 30 2026 तक ये कंप्लीट कर लिए जाएंगे। ठीक है, और देख सकते हो यहाँ पर, देख सकते हो कितना रुपए इन्होंने लगाए हैं, इसमें कॉस्ट कितना लगा है जो 70% है उसमें सिर्फ। ठीक है, $39.1 मिलियन यानी कि 326 करोड़ लगे हैं। और बाकी यहाँ पर जो लिखा हुआ है, द कॉस्ट फॉर द एक्विजिशन ऑफ 30% इक्विटी शेयर कैपिटल विल बी बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन प्रिंसिपल। ठीक है,
द कंपनी इन्फॉर्म द स्टॉक एक्सचेंजेस। तो उस समय जैसा वैल्यूएशन रहता है उसके हिसाब से यहाँ पर 30% का भी ये कॉस्ट लगेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये है लेटर जो कि एनएससी एंड बीएससी को भेजा गया था लेटेंट व्यू की तरफ से। तो वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है कि 100% की इक्विटी इन्होंने खरीदा है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर मार्च 28 2024 को एंड अप्रूवल फॉर एक्विजिशन ऑफ 100% इक्विटी शेयर देख सकते हो डिसीजन पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड। तो यही सब चीज़ें न्यूज में आई है, इसकी वजह से लेटेंट व्यू के अंदर काफ़ी बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिली है। अब हम बात करते हैं यार ये लेटेंट व्यू काम क्या करती है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको शॉर्टकट में वैसे बता देता हूँ, और अगर आपको डिटेल्स में जानना लेटेंट व्यू के बारे में तो इसके नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर कमेंट करोगे तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल्स में वीडियो बनाकर भी समझा दूंगा, ठीक है। चलो लेटेंट व्यू के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ पर इनका जो बिजनेस है वो डेटा एनालिटिक्स का है। मतलब ये जो काम करते हैं वो आईटी सेक्टर से ही बिलोंग करता है, ठीक है। अब डिसीजन पॉइंट के अंदर जो इन्होंने मतलब एक्विजिशन किया है, मतलब डिसीजन पॉइंट के अंदर स्टेक खरीदा है, ठीक है। तो वो जो स्टेक खरीदा है डिसीजन पॉइंट के अंदर, वो डिसीजन पॉइंट वाली जो कंपनी है वो भी एक आईटी कंपनी ही है, और जिस प्रकार से लेटेंट व्यू काम करती है उस प्रकार से डिसीजन पॉइंट भी काम करती है, ठीक है। अब डिसीजन पॉइंट भी काफ़ी पॉपुलर कंपनी है, तो वो कंपनी अगर ग्रो करती है तो लेटेंट व्यू को भी फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर इक्विटी इन्होंने खरीद रखा है पूरा 100% का, ठीक है। तो यहाँ पर लेटेंट व्यू भी एआई के ऊपर काम कर रही है थोड़ी बहुत, लेकिन डिसीजन पॉइंट की बात करें तो डिसीजन पॉइंट ज़्यादा काम कर रही है, ठीक है। बाकी वो भी काफ़ी पॉपुलर कंपनी है और ये भी काफ़ी पॉपुलर कंपनी है, रेवेन्यू भी लगातार उनकी भी ठीक ठाक चल रही है और ये भी ठीक ठाक चल रही है। तो बेसिकली इन दोनों का जो काम है वो डेटा एनालिटिक्स का है, ठीक है। क्या होता है डेटा एनालिटिक्स, देख सकते हो लेटेंट व्यू एनालिटिक्स प्रोवाइड्स एनालिटिक्स सर्विसेज सच एज डेटा एंड एनालिटिक्स कंसल्टिंग, बिजनेस एनालिटिक्स एंड इनसाइट्स, advanced predictive analytics, data engineering and digital solutions. The company provides services to blue chip companies in technology, BFSI, CPG and retail, industrial and other industry domains. तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये डेटा एनालिटिक्स का बिजनेस है इनका, जिसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी कंपनी, अगर इंडिया की बात करें तो कोई कंपनी में जो भी एनालिटिक्स का काम होता है वो लगभग सभी के कंपनीज में देखा जाए तो इंसान ही करते हैं। इसमें क्या होता है कि कंपनी को कैसे ग्रो करना है, कंपनी में क्या क्या रिस्क है, कंपनी के प्रोडक्ट्स के प्राइस को कैसे बढ़ाना चाहिए, मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए, ये सारी जो एनालिटिक्स देखने का काम होता है वो सब इंसानों का ही होता है। लेकिन अगर हम बात करें यूएस की तो ज़्यादातर यहाँ पर कंप्यूटर्स के ऊपर ही डिपेंडेंसी है, तो वहाँ पर जो एनालिटिक्स के सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके माध्यम से ये सारी डेटा निकाली जाती है कि मार्केटिंग कैसे करनी है या फिर रिस्क मैनेजमेंट कंपनी में कैसे करनी है, और भी काफ़ी सारे जो चीज़ें होती हैं वो एनालिटिक्स देखने के लिए इस प्रकार की कंपनीज को कांटेक्ट करते हैं जो ये सब सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाते हैं कंपनीज को, ठीक है। और इनके सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो अपनी कंपनी के लिए डेटा एनालिटिक्स कर पाते हैं, चाहे कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करे, जैसा कि देख सकते हो टेक्नोलॉजी और भी रिटेल, बहुत सारे अलग अलग मतलब कैटेगरी होते हैं, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है सर्विसेज ऑफर्ड। It provides end-to-end data analytics solution with wide-ranging capabilities like business consulting services, data engineering, business analytics, and digital solutions across marketing analytics, customer analytics, supply chain analytics, HR, finance, and risk analytics. तो ये सब एनालिटिक्स देखने के लिए मतलब इनके सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग प्रकार के कंपनियों में, ठीक है। एंड उसके बाद रेवेन्यू मिक्स की बात की जाए तो देख सकते हो यहाँ पर टेक्नोलॉजी वाले जो कंपनी है वो ज़्यादातर यहाँ पर इनके सर्विसेज को इस्तेमाल करती हैं, और टेक्नोलॉजी के थ्रू यहाँ पर इनको 69% का रेवेन्यू आता है। ये FY23 का डाटा है। इंडस्ट्रियल से 12%, CPG एंड रिटेल बिजनेस से यहाँ पर 10%, फाइनेंशियल सर्विसेज से 9%। तो ये सब कैटेगरीज के जो कंपनीज हैं उनको ये लेटेंट व्यू सर्विसेज देकर कमाती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज को। ज्योग्राफिकल स्प्लिट देखा जाए तो जैसा कि अभी मैंने बोला कि यूएस से की बात की जाए तो यूएस में काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर्स पर डिपेंडेंसी है, तो वहाँ पर देख सकते हो
इनकी जो बिजनेस है काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रही है। यूएसए से 94% की रेवेन्यू इनकी आती है। मेजर रेवेन्यू यूएसए से ही है, इंडिया से 3%, अदर से 3%। तो यूएसए पर थोड़ी सी डिपेंडेंसी ज़्यादा है, जो कि पर्सनली मैं अपनी बताऊं तो मुझे उतना कुछ सही नहीं लगता है। सभी पर इक्वली होता तो थोड़ा सा रिस्क कम होता। अगर यूएसए में मतलब अगर जो कंपनीज है वो इनको ऑर्डर्स देना बंद कर दे तो फिर इनका काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू गिर सकता है, ऐसा यहाँ पर रिस्क है। ठीक है। अब देखो यूएसए में डेटा एनालिटिक्स का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कंपनियों में। इंडिया की बात करें तो लोग इंसान ही खुद हैंडल कर लेते हैं। बाकी धीरे धीरे इंडिया में भी इन सब की नीड बढ़ रही है, तो इंडिया में भी हो रही थोड़ी बहुत। 3% की रेवेन्यू आ रही है, आगे चलकर इंडिया से भी हो सकती है। अब देखो एक चीज़ और यहाँ पर रिस्क मुझे लग रही है, वो ये है कि रेवेन्यू फ्रॉम द टॉप 5 कस्टमर्स कंट्रीब्यूट 60%। ठीक है, टॉप 5 कस्टमर से 60% की रेवेन्यू इनकी आती है। ठीक है, फॉर FY23 एंड FY22 का ये है। तो ये भी रिस्क है। टॉप 5 कस्टमर्स अगर इनके चले जाते हैं तो इनका 60% का जो रेवेन्यू है वो गिर सकता है। तो इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी है टॉप 5 कस्टमर्स के ऊपर। इंटरनेशनल ऑपरेशंस की बात की जाए तो देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज में ये फैली हुई है, तो काफ़ी फैला हुआ बिजनेस है इनका। अब क्लाइंटेल के अंदर देखोगे तो क्लाइंट्स भी इनके काफ़ी ज़्यादा है। द कंपनी है 60+ क्लाइंट्स इंक्लूडिंग 30 ऑफ द फॉर्चून 500 कंपनी। ठीक है, तो फॉर्चून 500 कंपनीज में 30 कंपनीज इनके क्लाइंट्स हैं, तो काफ़ी बड़ी उपलब्धि मान सकते हैं। इन सेक्टर्स सच एज टेक्नोलॉजी, CPG एंड रिटेल, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंडस्ट्रियल एंड हेल्थ केयर। सम ऑफ इट्स पार्टनर्स आर गूगल क्लाउड, टेबलेओ, एडोबी एंड फ्यू मोर। तो काफ़ी बड़े बड़े जो कंपनीज हैं वो इनके क्लाइंट्स हैं। चलो अच्छी बात है। एंड उसके बाद टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन FY23 के अंदर देखेंगे तो इनका जो मतलब प्रोडक्ट आप मान सकते हो, कंप्यूटर विजन, ग्राफ डाटाबेसेज, क्लाउड कंप्यूटिंग, बहुत सारे यहाँ पर इनका अलग अलग प्रकार का यहाँ पर ये सर्विस है। जनरेटिव AI भी यहाँ पर इनका काम है। तो जेन AI से थोड़ा सा रेवेन्यू कम है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक 5%, लगभग 4-5% होगा, गारंटी नहीं है। ठीक है, तो जनरेटिव AI से थोड़ा सा कम आता है, लेकिन आगे चलकर ये भी बढ़ सकती है क्योंकि AI का ही जमाना है। तो आगे चलकर और भी अच्छी तरह से चीज़ों को सही किया जा सकता है। तो यहाँ पर इनके जो सर्विसेज हैं उसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है, लिखा हुआ है। ठीक है, एंड यहाँ पर इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट के अंदर देखोगे तो यहाँ पर ये कंपनी इन्वेस्टमेंट भी करते रहती है। द कंपनी हैज इंक्रीज्ड इट्स इन्वेस्टमेंट बाई 250% टू Rs 500 करोड़ इन FY23। ठीक है, वर्सेज Rs 200 करोड़ इन FY22। तो FY22 में बात करें तो 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, जो कि बढ़कर 23 में 500 करोड़ का हो गया है। विथ इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इंटरेस्ट रेंजिंग फ्रॉम 5% टू 9%। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड म्यूचुअल फंड में ये इन्वेस्ट भी करती है, और जिसकी इंटरेस्ट रेंजिंग की यहाँ पर बात की जा रही है 5% से लेकर 9%। बाकी यहाँ पर जो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की है अभी डिसीजन पॉइंट के अंदर, वो तो नई न्यूज़ है। ठीक है, और वो वैसे पहले की है। ठीक है, FY22 और 23 की है। अब यहाँ पर अगर हम फंडामेंटल्स देखें तो यहाँ पर काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशंस मिल सकते हैं। जैसे ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, 10,455 करोड़ का मार्केट कैप है, 70 का पी है, 32 का इंडस्ट्री पी है। तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है, क्योंकि काम भी इनका ठीक ठाक है और इसमें ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी तरह से मिली है, तो इसलिए मार्केट ने इसको ओवर वैल्यूड बना दिया, थोड़ा सा एक्सपेंसिव कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ROC की बात की जाए तो कुछ खास नहीं है और कुछ ज़्यादा खराब भी नहीं है। डेप्ट यहाँ पर बात की जाए तो डेप्ट भी यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं है, चलो ठीक है। 24 करोड़ का डेप्ट टू इक्विटी की बात करें तो डेप्ट टू इक्विटी भी यहाँ पर कम है, 0.02 का। उसके बाद करेंट प्राइस है यहाँ पर 508 का, बुक वैल्यू 62 का, एंड ROE 13.8% का, जो कि उतना कुछ खास नहीं है। अब यहाँ पर 52 वीक हाई एंड लो भी देख सकते हो, 545 और 320। डिविडेंड कुछ नहीं पे करती है कंपनी, और फेस वैल्यू एक का है, प्रमोटर होल्डिंग 65% का है, 65.4, और EPS है 7 रुपये का। चलो यहाँ पर ठीक ठाक है फंडामेंटल। अभी आगे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट भी देख लेते हैं कैसा यहाँ पर है। तो ये भी काफ़ी ठीक ही है। मार्च 2013 से यहाँ पर है। सेल्स का रेवेन्यू देख सकते हो 33 करोड़, फिर 78 हो जाता है, लगभग डबल से भी ज़्यादा।
फिर 78 के बाद यहाँ पर भी डबल से ज़्यादा हो जाता है, लगभग यहाँ पर 3 गुना हो जाता है। 288, फिर 310, फिर 306, 408, 539, 610। तो लगातार इनकी रेवेन्यू ग्रो किए हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से। थोड़ा सा यहाँ पर कम हुआ है, लेकिन उतना कुछ खास कम नहीं है। तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे बिजनेस में होती है, तो उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बाकी अगर कुछ ऐसी आंतरिक जो न्यूज़ होती है, इंटरनल न्यूज़, वो कुछ ख़राब आ गई, धोखाधड़ी वाली, या कुछ अलग नेगेटिव न्यूज़ आ गई, तब नहीं कह सकते कंपनी के ऊपर कि उसे हम होल्ड करके बैठे रहें, ठीक है। अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट की भी अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट भी इनका ठीक ठाक ही बढ़ा है। 8 करोड़ था 2013 में, और वहाँ से अभी तक बढ़कर यहाँ पर 148 हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो चलो यहाँ पर एक एक करके देख ही लेते हैं। 8 करोड़ से हो गया लगभग डबल 17 करोड़, और यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी, 60 करोड़, फिर 73, 91, फिर 130, 155, अभी यहाँ पर 148 है, थोड़ा सा कम है, जो कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स का है। चलो नेट प्रॉफिट भी ठीक ठाक ही बढ़ी है कंसिस्टेंसी के साथ। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो 10 साल में 32% की सेल हुई है। एंड उसके बाद 5 साल का डेटा अवेलेबल नहीं है, 3 साल में 20%, ट्रेलिंग 12 मंथ में 18%। चलो ठीक ठाक है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो 10 साल में 35%, 5 साल का डेटा नहीं है, 3 साल में 32%, ठीक है। ट्रेलिंग 12 मंथ में थोड़ा सा खराब है, यहाँ पर -6% है। स्टॉक प्राइस CAGR यहाँ पर देखोगे तो डेटा अवेलेबल नहीं है इन जगहों पर, सिर्फ 1 ईयर का डेटा अवेलेबल है। 60% की CAGR से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है, तो काफ़ी अच्छा है। रिटर्न्स तो इन्वेस्टर्स को काफ़ी बढ़िया मिल गए होंगे। अब देखो यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो यहाँ भी डेटा अवेलेबल नहीं है 10 साल और 5 साल का। 3 साल में 16% एंड लास्ट ईयर का 14% है रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। एंड उसके बाद प्रमोटर के होल्डिंग की बात की जाए तो प्रमोटर होल्डिंग फिलहाल है 65.42%। दिसंबर 2021 की बात की जाए तो ये 68% थी, और ये ऊपर नीचे होकर यहाँ पर इतना अभी है, थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर 50% से एबव है, तो चलो ठीक ही है, कुछ ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। अब यहाँ पर FIIs की होल्डिंग 2% थी पहले, अब यहाँ पर 2.5% हमें देखने को मिला है, कुछ खास नहीं बढ़ा है, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप कंपनी भी है, ये भी आप देखो, ठीक है। अब यहाँ पर 3.59% है DIIs का, तो यहाँ पर घट गई है, ये 2.45% की हो चुकी है। पब्लिक यहाँ पर 26.31% थी, जो अब 29.59% हो चुकी है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न उतना भी कुछ खास नहीं है, और चूंकि पब्लिक की होल्डिंग जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, तो वो थोड़ा सा यहाँ पर मुझे ठीक नहीं लग रहा है। और बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं FIIs एंड DIIs की बात की जाए, ये भी होल्डिंग है इनकी, लेकिन कुछ खास नहीं है, पब्लिक से ज़्यादा नहीं है, पब्लिक से काफ़ी कम है, ये थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लग रहा है। बाकी DIIs को देखा जाए तो यहाँ पर कुछ क्वार्टर से अपनी होल्डिंग लगातार बढ़ाए हैं, और FIIs को भी देखा जाए तो लगातार यहाँ पर अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। बाकी थोड़ा सा ऊपर नीचे कभी कभी कम और ज़्यादा करते रहते हैं, और नेक्स्ट क्वार्टर के देखते हैं नंबर्स कैसे आते हैं, उस हिसाब से यहाँ पर हमें और भी तेज़ी या फिर गिरावट देखने को मिल सकती है इसके स्टॉक के अंदर, ठीक है। बाकी प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी भी ठीक ठाक हैं, लेकिन सिर्फ इन चीज़ों को देखकर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है बिना खुद से रिसर्च किए। मैं कोई रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दो, सिर्फ ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो आप लोग इन चीज़ों के बारे में जानकर सीखकर फिर से खुद से रिसर्च करना, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करना, एंड उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना, ठीक है। अब यहाँ पर इनके सपोर्ट की बात की जाए तो 450 का यहाँ पर अप्रोक्स ये काफ़ी एक बढ़िया सा सपोर्ट था, जिसको सपोर्ट लेकर अभी ऊपर बढ़ चुकी है। पिछले दिन यानी कि 28 मार्च को यहाँ पर जो 9% देख सकते हो, 9.8% की तेज़ी मिली थी, वही वाला ये कैंडल है, ठीक है। एंड उससे पीछे यहाँ पर ये वाला सपोर्ट था, जो कि लगभग 408 का था, 400 से 408 का था, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर डिस्काउंट की बात करें तो ऑल टाइम हाई से 450 तक की जो लेवल थी, उस वक्त यहाँ पर 40% की डिस्काउंट थी, ठीक है। अभी भी डिस्काउंट है, और अगर 400 के लेवल की बात की जाए तो उस वक्त -45% की डिस्काउंट थी, और अभी की बात की जाए तो अभी -32% की डिस्काउंट पर है फिर भी, ठीक है। तो देखते हैं जब मार्केट ओपन होगी सोमवार को, तो कैसा यहाँ पर हमें तेज़ी देखने को मिलेगी। और यहाँ पर
जिन लोगों ने पहले एंट्री किया होगा 450 पर फ्रेश एंट्री या फिर ये 400 के लेवल पर, उनको अभी काफ़ी बढ़िया बेनिफिट मिल रही होगी। एंड उसके बाद यहाँ पर अभी एक रेजिस्टेंस भी आप देख सकते हो, ये ट्रेंड लाइन की, इसे अगर ब्रेक करता है तो आगे और ऊपर जा सकता है। और फिर यहाँ पर ये ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है जिसको तोड़ना होगा। अगर इसे ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है, ऊपर निकल जाता है, तब तो और भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है, लेकिन ये ब्रेक करना ज़रूरी है। या फिर ऐसे ऐसे कर कर के भी जा सकता है, धीरे धीरे कर कर के, ये भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ये सपोर्ट है और इस सपोर्ट के नीचे जाएगा तो फिर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिरावट मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, तो जो भी चांसेज हैं वो हमने अभी डिस्कस कर लिया टेक्निकल चार्ट के अनुसार। अभी हम लोगों ने लेटेंट व्यू एनालिटिक्स के बारे में सारी चीज़ों को डिस्कस किया कि क्या न्यूज़ थी यहाँ पर। डिसीजन पॉइंट के अंदर इन्होंने 100% का स्टेक एक्वायर कर लिया है, इसके बारे में ये न्यूज़ थी जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली थी इसके स्टॉक में। और अगर फ्यूचर ग्रोथ की बात की जाए तो फ्यूचर जैसा कि पता है कि एआई एंड आईटी का ही है, तो फ्यूचर के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का फ्यूचर काफ़ी बढ़िया है, बशर्ते कंपनी को अच्छी तरह से, जिस प्रकार से अभी तक मैनेजमेंट ने संभाला है, आगे भी संभालना चाहिए। एंड इसके अलावा कोई कंपटीटर ऐसा नहीं आ जाना चाहिए जो कि इनको बीट कर दे। एंड कंपटीटर आए भी तो इनको उनसे बीट करना आना चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर रिस्क जो है वो मेजर यहाँ पर रेवेन्यू है यूएसए का, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत है। अगर रेवेन्यू वहाँ से मतलब कोई ऑर्डर्स मिलने बंद हो जाते हैं तो फिर बहुत ही ज़्यादा गिरावट मिल सकती है। और यहाँ पर अगर टॉप 5 कस्टमर्स की बात करें तो वो भी काफ़ी एक बड़ी रिस्क बन जाती है, क्योंकि उनसे ही 60% की रेवेन्यू आती है। ठीक है, तो थोड़ी सी डिपेंडेंसी उनके ऊपर ज़्यादा है तो रिस्क भी है, लेकिन स्मॉल कैप है और रिस्क है यहाँ पर, तो रिवॉर्ड्स भी इसी प्रकार की कंपनियों में बनते हैं। कहने का मतलब ये नहीं कि अब यहाँ पर जाकर आप इन्वेस्ट कर दो, बिल्कुल नहीं। पहले आपको स्टडी करनी है एंड उसके बाद ही कोई डिसीजन पर आना है। ठीक है, अब फ्यूचर ग्रोथ के चांसेस हैं, क्योंकि यार आगे चलकर इंडिया में भी इस प्रकार से डेटा एनालिटिक्स के लिए कंपनियों की ज़रूरत पड़ेगी। और आगे चलकर ज़्यादातर जो डिपेंडेंसी है वो एआई के ऊपर ही होने जा रही है, आईटी के ऊपर होने जा रही है, मशीन्स के ऊपर होने जा रही है, कंप्यूटर्स के ऊपर होने जा रही है। तो ऐसे में इस कंपनी को चांस है कि आगे चलकर काफ़ी बढ़िया ग्रो करने का मौका मिले, लेकिन कोई गारंटी नहीं होती है कि कब कोई कंपनी पर कौन सी विपदा आ जाए। ठीक है, तो फ्यूचर में ग्रोथ के चांसेस तो हैं, लेकिन सारी चीज़ें ठीक से भी होनी चाहिए, इनके अनुसार इनका मैनेजमेंट को अच्छी तरह से काम भी करना होगा। बाकी फ्यूचर तो एआई का है ही, उस हिसाब से देखा जाए तो बढ़िया है, ऑर्डर्स भी रेगुलरली मिलते जाते हैं तो और भी अच्छा होगा। बाकी जो ये टॉप 5 है वो और भी ज़्यादा, मतलब इनके अंदर डाइवर्सिफिकेशन अगर कर देते हैं तो थोड़ा सा रिस्क कम सकता है। ठीक है, और मेजर रेवेन्यू यूएसए से आता है, तो थोड़ा सा इंडिया से भी अगर रेवेन्यू बढ़ जाए तब इनकी भी रेवेन्यू बढ़ेगी और थोड़ा सा यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन हो जाए तो थोड़ा सा रिस्क मैनेज हो सकता है। ठीक है, तो कंपनी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर लिमिटेड अमाउंट के साथ अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना होगा तो मैं करूँगा। ठीक है, लेकिन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ। ये रही हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने लेटेंट व्यू एनालिटिक्स के बारे में सारी चीज़ों को क्लियर किया है कि ऐसी कौन सी वो न्यूज़ थी जिसकी वजह से हमें इसके अंदर तेज़ी देखने को मिली है, इसका बिजनेस क्या है, और मतलब कंपनी के फंडामेंटल्स को भी हमने डिस्कस किया, एंड प्रॉफिट ग्रोथ वगैरह, सेल ग्रोथ, सभी चीज़ों को देखा है। फ्यूचर के जो चांसेज हैं, क्या है रिस्क और क्या है रिवॉर्ड्स के चांसेस, ये सारी चीज़ों को हमने अभी डिस्कस किया, लेकिन सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप लोगों को जरूर से पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर अभी भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।